अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सो वी विल बी डूइंग पार्टनरशिप। अच्छा, और पार्टनरशिप में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, पार्टनरशिप इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक और उसमें हमारे पास आई गेस फॉर्मेशन आती है। ठीक है, फिर फॉर्मेशन के बाद हमारे पास आती है एडमिशन। ठीक है, फिर एडमिशन के बाद हमारे पास इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उसमें आता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमारे पास आ गया। देन हमारे पास एक और चीज़ आती है एट द लास्ट लिक्विडेशन आती है। और फिर हमारे पास रिमूवल ऑफ पार्टनरशिप, रिमूवल ऑफ पार्टनर भी कह सकते हो या रिटायरमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आती है हमारे पास पार्टनर्स में। ये 5 जो है वो सब टॉपिक्स है पार्टनरशिप के। ठीक है, उसमें से आई गेस आई होप सो। बाकी एडमिशन में क्या होता है कि आप जब पार्टनर को एडमिट कर रहे होते हो तो पार्टनर को किस तरीके से आपने ट्रीट करना है, पार्टनर का कैपिटल किस जगह पे जाएगा, पार्टनर का कैपिटल कब क्रेडिट होगा, पार्टनर एडमिट हो रहा है तो पार्टनर की क्या एंट्रीज बनेगी। ठीक है, किस तरीके से वो सारी कैपिटल अकाउंट उसका बनेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास आती है इसमें एडमिशन में। सही है। और रिमूवल और रिटायरमेंट की बात करें तो रिमूवल और रिटायरमेंट एक पार्टनर जब रिटायर हो रहा होता है या किसी पार्टनर को आप एलिमिनेट कर रहे होते हो, 3 या 4 पार्टनर मिलके वैसे तो किसी पार्टनर को आप एलिमिनेट कर नहीं सकते हो। जब आप किसी पार्टनर को एलिमिनेट करते हो तो आपकी पार्टनरशिप वहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी पार्टनर को रिमूव कर रहे हो या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिमूवल एक बहुत स्पेशल केस होता है, वो बहुत रेयर आता है एग्जाम्स में। बट रिटायरमेंट का केस आता है जिसमें रिटायर्ड हो रहा होता है तो फिर उस कैपिटल अकाउंट को आपने क्लोज करना होता है, जिस कैपिटल अकाउंट को आपने एडमिशन के वक्त ओपन करा था। ठीक है, आपने उसको सारा उसका हिस्सा होता है वो देना होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब एक पार्टनर आता है एडमिट होता है तो वो अपना कैपिटल लेके आता है। कैपिटल क्या चीज़ होती है? जो इन्वेस्टमेंट वो लेकर आता है, कोई भी पार्टनर या कोई भी सोल। ठीक है, और इसी तरीके से हम बात करें तो वो पार्टनर जब जा रहा होता है तो वो अपना कैपिटल वगैरह सारा हिसाब करके कंप्लीट करके जाता है और उसके सारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं, तभी वो पार्टनर रिटायर्ड होता है। ठीक है, लिक्विडेशन की बात करें, यहाँ पर लिक्विडेशन की स्पेलिंग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने गलत लिख दी है। तो लिक्विडेशन की बात करें तो लिक्विडेशन में क्या होता है कि आपकी जो है ना वो पार्टनरशिप ही डिज़ोल्व हो रही होती है। डिज़ोल्यूशन कह सकते हो या लिक्विडेशन कह सकते हो कि आपकी पार्टनरशिप ही क्या हो रही होती है, डिज़ोल्व हो रही होती है, डिज़ोल्यूशन हो रही होती है, आपकी पार्टनरशिप ख़त्म हो रही होती है, तब जाके आपके पास एक लिक्विडेशन बनती है। सही है। अब जो हमारा मेन था, ये 2 टॉपिक्स थे, ये 2 टॉपिक्स का रिवीजन हमने मेन करना है, फॉर्मेशन और प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। तो फॉर्मेशन क्या है? पहले तो पार्टनरशिप को सुनते हैं, पार्टनरशिप क्या चीज़ होती है। ठीक है ना, अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में क्या आता है आपके पास? पार्टनरशिप कैन बी पार्टनरशिप इज़ वी कैन से इज़ एन इनकॉर्पोरेट बॉडी जिस पे विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 मेंबर्स बट नॉट ग्रेटर दैन 20 मेंबर्स। ठीक है, इतने पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनर्स हो सकते हैं बट इट कैन बी एटलीस्ट का मतलब ये है कि पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2 मेंबर्स होना ज़रूरी है। एक मेंबर पे कभी भी पार्टनरशिप नहीं होती, क्योंकि एक मेंबर वाली क्या कहलाती है? एक मेंबर वाली हमारे पास कहलाती है सोल ट्रेडर। ठीक है, सोल प्रॉपर्टीयर कहला सकता है या सोल ट्रेडर कहला सकता है। तो हम उसको पार्टनरशिप में कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन पार्टनरशिप के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि एट मोस्ट कितने होने चाहिए? एट मोस्ट मतलब ग्रेटेस्ट कितने हो सकते हैं? एट मोस्ट 20 मेंबर्स अलाउड होते हैं पार्टनरशिप में, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1972 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एट मोस्ट 20 मेंबर्स अलाउड होते हैं, एट मोस्ट 20 मेंबर्स अलाउड होते हैं एक पार्टनरशिप को चलाने के लिए। ठीक है, फॉर्मेशन में सिर्फ बेसिक थ्योरी आती है। ठीक है, और कुछ जनरल एंट्रीज आती है कि फॉर्मेशन हो रही है, पार्टनर्स आ रहे हैं तो किस तरीके से होती है। ठीक है, उसमें और कुछ रॉकेट साइंस थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप में और पार्टनरशिप के टाइप्स पे बात करें तो कुछ काइंड्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं जो कि हमारे पास पार्टनरशिप में फॉल करते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसे पहला पार्टनर की बात कर सकते हो तो हम एक्टिव पार्टनर की बात कर सकते हैं। ये एक्टिव पार्टनर क्या चीज़ होती है सर? एक्टिव पार्टनर ये चीज़ होती है कि सर आपके पास अगर एक्टिव पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर का मतलब ये है कि एक ऐसा बंदा जो आपकी मैनेजमेंट में भी टेक पार्ट करता है। ठीक है, उसने कैपिटल भी लगाया हुआ है। कैपिटल का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट भी लगाई भी है, और वो आपकी मैनेजमेंट में भी साथ देता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्टिव पार्टनर कहलाता है। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशंस भी भेज दूंगा। अच्छा, और दूसरी बात, आपको अगर अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करनी हो ना तो द बेस्ट पेज फॉर सेकेंड ईयर अकाउंटिंग इज़ A4 अकाउंटिंग। ठीक है, ये बेस्ट पेज है, यूट्यूब पे है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब
कह लो कि अगर मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैंने भी इन्हीं से देखे होंगे, ठीक है। सेकंड ईयर अकाउंटिंग, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ा नहीं है, तो मैं जब देखता था तो मैं इनको देखता था, ठीक है। तो इसलिए ए फॉर अकाउंटिंग यूट्यूब पे बेस्ट पेज है। वहाँ पर आपको है ना सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, पास पेपर्स भी मिल जाएंगे, वो पास पेपर्स करके भी दिखा रहे होते हैं। तो ये होगा कि आप एक पास पेपर फॉर एग्जांपल 2016 का पेपर लेके बैठ गए, तो 2016 का आप अगर पेपर कर रहे हो तो उसके साथ आपको अगर हेल्प कहीं स्टक होते हो तो आप उसमें से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। उन्होंने ईयरली वाइज पेपर्स भी आगे सॉल्व करे हुए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब थोड़ी हेल्प हो जाएगी बाकी टॉपिक्स में, क्योंकि ये टॉपिक्स तो चलो मैं करा रहा हूँ। एक्टिव पार्टनर हो सकता है, एक स्लीपिंग पार्टनर होता है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या है? एक्टिव पार्टनर का मतलब था जो मैनेजमेंट में टेक पार्ट करता है और इन्वेस्टमेंट भी होती है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ये कि ये कैपिटल भी होता है इसका और ये मैनेजमेंट में भी एक्टिव होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों में होता है। ये क्या होता है? इससे सिर्फ कैपिटल लगाया हुआ होता है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करी हुई है। स्लीपिंग पार्टनर होता है, दिखता नहीं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है, एक होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर किसे कहते हैं? नॉमिनल पार्टनर कहते हैं उस पार्टनर को जो आपकी पार्टनरशिप में सिर्फ कोई रोल प्ले नहीं करता, सिर्फ उसकी रेपुटेशन ऐसी होती है जो आप एज एन आपकी उसकी रेपुटेशन की वजह से जो है ना आप उसको एज एन पार्टनर इंक्लूड करते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों लायबल होते हैं। अगर पार्टनरशिप डूब जाती है तो ये दोनों लायबल होते हैं टू पे ऑल डेट्स का मतलब क्या होता है? सारे उधार, ठीक है। जो उन्होंने लिए पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए या जो उधार लिए हैं वो सब उनको पे करने, क्योंकि उनको जो है वो क्या बोलते हैं, ज़ाहिर बात है जब स्लीपिंग हो या एक्टिव हो लायबल तो दोनों हैं, क्योंकि दोनों की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, ठीक है, दोनों का पार्ट है। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना, वो मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट टॉपिक में कि यहाँ पर दोनों में प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है और किस तरीके से होती है। बस होती है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर होता है इनमें बीच में, चाहे एक्टिव पार्टनर हो या स्लीपिंग पार्टनर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो रेशो डिसाइड होता है उसी पर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं मिलता, ठीक है। ना ही वो कैपिटल में कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई होती है और ना ही उसका मैनेजमेंट में कोई पार्ट होता है। सिर्फ उसको जो है ना वो फर्म हायर करती है एज़ फॉर हज नेम और गुड रेपुटेशन। फॉर एग्जांपल कि अगर सीए का बैट है, ठीक है, क्रिकेट बैट, तो उसके लिए अगर किसी पार्टनरशिप, अगर फॉर एग्जांपल हम सीए की बात करें तो सीए मतलब एक बैट्स जो बनते हैं ना, क्रिकेट बैट्स, उसकी एक कंपनी है, ठीक है। अब वो जो है वो क्या करती है, वो कंपनी नहीं कह लो, पार्टनरशिप कह लो। फॉर एग्जांपल अब वो जो है वो बैट्स बनाती है। उन्होंने बाबर आजम को बिकॉज हिज नेम इज़ वेरी फेमस इन द क्रिकेट एंड इन बैटिंग, तो उन्होंने बाबर आजम को एज एन नॉमिनल पार्टनर हायर कर लिया। मतलब नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या है कि उन्होंने बाबर आजम को कहा है कि आप रिप्रेजेंट करें हमारे बैट्स को, ठीक है। तो बाबर अब बैटिंग जब भी करता है तो वो सीए के बैट से बैटिंग करता है, ठीक है। तो इससे ये हुआ कि बाबर आजम जो है वो नॉमिनल पार्टनर बन गया इनकी पार्टनरशिप में, ठीक है। सीए की पार्टनरशिप में बाबर आजम जो है वो एक नॉमिनल पार्टनर बन गया। अब बाबर आजम जो है वो कभी भी बाबर आजम को कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं मिलेगा, ठीक है। बाबर आजम कोई मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना बाबर आजम ने कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगाई होगी। बट इफ़ इन केस एनीथिंग हैपन्स टू द कंपनी दैट इज़ सीए, ठीक है, तो उसकी रेपुटेशन या उसकी डेट्स के लिए बाबर आजम के पास लोग जा सकते हैं। बाबर आजम इज़ नॉट लाइबल टू पे एनी डेट्स, बट एज ही इज़ द नॉमिनल पार्टनर ऑफ सीए, तो उसके लिए उसकी जो मेंबरशिप हुई हुई है उसके सामने बाबर आजम को लोग कॉन्फ्रेंट कर सकते हैं कि आपने ऐसा बैट क्यों यूज़ करा, ठीक है। तो ये बात हो सकती है, ठीक है। बट अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि दीज पार्टनर्स डू नॉट शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस विद द फर्म, ठीक है। These do not participate in the management of a firm. A firm only uses the name and good reputation of the partners to enhance their company's performance, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया नॉमिनल पार्टनर। एक और पार्टनर होता है, एक और पार्टनर की टाइप होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सीक्रेट पार्टनर होता है, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर क्या कहता है? सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो आपके पास बिजनेस में एक्टिवली पार्ट तो लेता है। मतलब अभी हमने बात करा था ना स्लीपिंग पार्टनर की, सर ये स्लीपिंग और सीक्रेट एक जैसे, वो जो है वो सीक्रेटली पब्लिक को नहीं पता होता है कि वो पार्टनर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टनरशिप फर्म बनी हुई है और उसमें फॉर एग्जांपल ग्रे नाम का एक बंदा है, उसको क्या करना है, उसने ये करना है कि उसने लेट सपोज हम क्या है सीए की कंपनी बनी हुई है और इसमें अब हमारे पास है
हाँ, इसमें अहमद है। अब अहमद को जो है ना वो क्या करना है, अहमद जो है वो वो सीक्रेट पार्टनर है। तो पब्लिक को नहीं पता होगा कि भाई अहमद इस सीए में पार्टनर है, ठीक है। पब्लिक क्या समझेगी कि इस सीए के जो रियल ओनर्स है, फॉर एग्जांपल जॉन एंड क्या बोलते हैं, कोई भी नाम लिख लें, तो जो भी है पार्टनर्स वो सारे पार्टनर्स हैं। पब्लिक को नहीं पता होगा कि अहमद जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और अहमद जो है वो सीक्रेट पार्टनर है इसका, ठीक है। तो इसमें अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो इसमें ये होता है कि द पार्टनर इज़ टेकिंग एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस बट पब्लिक डज नॉट नो द पार्टनर, बट पब्लिक डज नॉट नो हिम एज अ पार्टनर इवन ही इज़ लाइबल टू पे ऑल द डेट्स ऑफ द फर्म। क्योंकि अहमद है तो सीक्रेटली काम तो कर रहा है ना, और अहमद मैनेजमेंट में भी है, अहमद ने इन्वेस्टमेंट भी करी हुई है, तो जब कंपनी डूबेगी तो अहमद को पैसे भी देना, ठीक है। तो अहमद इज़ ऑलवेज लाइबल टू पे द डेट्स, आइदर ही इज़ अ सीक्रेट पार्टनर और एन एक्टिव पार्टनर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस भी होती है अहमद के साथ। जाहिर बात है, ऐसे ही अहमद काम नहीं करेगा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस भी प्रॉपर्ली मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। अब अगर हम पार्टनरशिप की फॉर्मेशन में बात करें, ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत आसान से होते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में पार्टनरशिप में क्या हो जाता है, ये सब बुक में लिखा हुआ है थ्योरी, ठीक है, लेकिन बस ये थोड़ा सा ईजी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें लार्ज रिसोर्सेज की, तो लार्ज रिसोर्सेज होती है, ठीक है। डाइवर्सिफाइड स्किल्स होती है, डाइवर्सिफिकेशन कह सकते हो आप, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन होती है क्योंकि ज़ाहिर बात है अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग जहन मिलते हैं, अलग अलग दिमाग मिलते हैं, तो एक यूनिक आइडियाज़ जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो शेयरिंग ऑफ रिस्क, ज़ाहिर बात है एक बंदा काम कर रहा है सोल ट्रेडर, और अगर 4 बंदे काम कर रहे हैं तो उसमें ये होगा कि आपके पास जो है वो रिस्क कम हो जाता है कि बिज़नेस सर्वाइव कर जाएगा, और अगर बिज़नेस नहीं भी सर्वाइव करता तो चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी लॉस की। रिड्यूस मैनेजमेंट कॉस्ट, ठीक है। तो मैनेजमेंट की कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है 4 बंदे काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट की कॉस्ट कम लगती है, सही, एज़ कम्पेयर टू 1 पर्सन। अगर आप डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहली चीज़ आती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और हमारे पास आती है लैक ऑफ हार्मनी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल बिज़नेस डूबता है तो लोगों को अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे जब तक वो अपने सारे उधार नहीं उतार देते, ठीक है। पार्टनरशिप में अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख की 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है और बिज़नेस डूबते वक्त बिज़नेस के पास 96 मिलियन है। अब जब बिज़नेस डूबेगा तो 100 मिलियन प्री पे करने उसने, ठीक है। अब बिज़नेस के पास कितने पैसे पड़े हुए, 96 मिलियन, तो 4 मिलियन जो है वो 4 पार्टनर्स अपनी जेब से 1-1 मिलियन चारों मिलाएंगे, ठीक है। तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपका बिज़नेस जो है वो क्लोज़ हो सकेगा, या बिज़नेस टूट जाएगा तो जो भी पेमेंट है वो चारों फुलफ़िल करेंगे अपनी जेब से। तो दैट इज़ कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। देयर लाइबिलिटी इज़ नॉट लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट। लैक ऑफ हार्मनी की बात करें, ठीक है, देयर इज़ समटाइम्स अ सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पार्टनर्स, तो उसमें आ जाता है लैक ऑफ हार्मनी। फिर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, के कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं जिनको आपके पास ट्रांसफ़र मतलब आप कह लो कि नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट में 2 चीज़ें आ सकती है। एक तो ये कि पार्टनर्स में आपस में ये फैसला नहीं हो पाता कि किसका कितना पार्ट है, ठीक है। और दूसरा ये कह सकते हैं कि इनकॉर्पोरेशन की तरफ नहीं जाती कंपनी, ठीक है। मतलब एक कंपनी होती है वो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होती है, तो उसके जो है ना वो लीगल लॉज एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग घूम रही होती है। बट पार्टनरशिप इज़ नॉट अ लीगल, वी कैन से इट इज़ अ लीगल मेथड ऑफ डूइंग अ बिजनेस, बट इट इज़ नॉट इनकॉर्पोरेटेड मेथड, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं। अच्छा, अब ये हो गई हमारे सारा थ्योरी का पार्ट, ठीक है। ये फॉर्मेशन में ना मेनली थ्योरी है, फॉर्मेशन में बहुत कम और बहुत रेयर चीज़ें आती है। अगर हम एक सवाल की बात करते हैं ना फॉर्मेशन में, तो फॉर्मेशन में एक सवाल आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई कैन पेस्ट इट ओवर हेयर, तो ये हो जाएगा। एक सवाल करा देता हूँ मैं आपको, तो ये हो जाएगा कि थोड़े सा फॉर्मेशन की एंट्रीज़ के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि फॉर्मेशन में मेनली एंट्रीज़ आती हैं। दिस इज़ ठीक है। Alia, Shahla and Huma formed a partnership on December 1st, 2006. They contributed as under. Alia contributed 2 lakh and 80,000 in the shape of an equipment. Alia ने total 2 lakh contribute करा है, उसमें से 80,000 in the shape of equipment, 1 lakh for machinery and 20,000 for furniture.
3 तरीके से इन्वेस्टमेंट करी है आलिया ने। अगर आलिया की नेसेसरी एंट्रीज़ बनानी है, जर्नल एंट्रीज़, तो किस तरीके से बनाओगे आप? बनाते वक्त एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो सारी चीज़ें लेके आ रही है आलिया, वो किस में लेके आ रही है? बिज़नेस में लेके आ रही है। और आलिया टोटल बिज़नेस में कितने पैसे लेके आ रही है? आलिया टोटल बिज़नेस में लेके आ रही है, या हम डेबिट एंड क्रेडिट लिख देते हैं। आलिया टोटल बिज़नेस में पैसे लेके आ रही है 2 लाख रुपए। किस फॉर्म में लेके आ रही है? सर सबसे पहले वो लेके आ रही है 80,000 का इक्विपमेंट। 80,000 का इक्विपमेंट लेके आ रही है। इक्विपमेंट क्या होता है? एसेट होता है। और एसेट क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारा बढ़ रहा है। जब हमारा एसेट बढ़ता है तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं एसेट को डेबिट कर देते हैं, मतलब इक्विपमेंट लिखेंगे और इक्विपमेंट को कितने से डेबिट कर देंगे? 80,000 के। ठीक है। फिर अगले वो क्या चीज़ लेके आ रही है? अगले लेके आ रही है 1 लाख फॉर मशीनरी। तो मशीनरी लेके आ रही है। मशीनरी भी नॉन करंट एसेट होता है, और एसेट जब बढ़ता है तो उसको कहाँ पर लिखते हैं? उसको लिखते हैं हम डेबिट में। और क्या लेके आ रही है? और वो फर्नीचर लेके आ रही है कितने का? 20,000 का। और अगर वो फर्नीचर लेके आ रही है तो फर्नीचर भी एसेट है, और जब बढ़ेगा तो वो कितने डेबिट हो जाएगा। ठीक है। और ये जब तीनों चीज़ें डेबिट हो रही है और आलिया लेके किसके अंदर आ रही है? बिज़नेस में लेके आ रही है। तो जब भी कोई भी अपनी बिज़नेस में चीज़ें लेके आता है तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। ठीक है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल नेचर होता है, क्रेडिट का नेचर होता है। तो कैपिटल के अकाउंट में ये तीनों अमाउंट्स को प्लस करोगे, 2 लाख रुपीज़ टोटल लेके आ रही है, तो 2 लाख रुपीज़ क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगी? आलिया की एंट्री बन जाएगी। और इसकी अगर नरेशन लिखनी हो तो आप नरेशन लिख सकते हो, टू रिकॉर्ड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ आलिया। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको इसकी दूसरी का देखोगे तो दूसरे का क्या है? शाला कंट्रीब्यूटेड 1,80,000 एंड 80,000 इन शेप ऑफ मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज किसे कहते हैं? इन्वेंट्री या स्टॉक को कहते हैं, तो घबराना नहीं। ठीक है। उसने 1,80,000 टोटल करे हैं, और 80,000 मर्चेंडाइज मतलब स्टॉक की वैल्यूज़ में, 60,000 फॉर सप्लाइज एंड 40,000 फॉर फर्नीचर। अच्छा, मर्चेंडाइज क्या होती है? करंट एसेट होता है, तो करंट एसेट भी डेबिट होता है, तो इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा। और 60,000 सप्लाइज भी क्या होती है? सप्लाइज भी एसेट होती है, एसेट नेचर की होती है, तो वो भी इंक्रीज़ होगा। तो अब आप यहाँ पर भी एंट्री बिल्कुल सेम बनाएंगे किस नाम से? मर्चेंडाइज, सप्लाइज और फर्नीचर। मर्चेंडाइज, सप्लाई एंड फर्नीचर। ठीक है। और यहाँ पर लिखोगे 80,000 आप, 60,000 और 40,000। तो टोटल कितनी वैल्यू आ रही है? और किसका कैपिटल था? शैला का कैपिटल था, तो शैलास कैपिटल लिख दोगे आप। और कितने से क्रेडिट हो रही है? 1,80,000 से क्रेडिट हो रही है। 1,80,000 आपके पास, सही। और फिर यही नरेशन आप कॉपी कर देना। ठीक है। तीसरी आपके पास आ रही है हुमा इन्वेस्टेड कैश फॉर ऑफ 2,20,000। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि हुमा कितना है? हुमा ने 2,20,000 कैश इन्वेस्ट करा है। तो कैश क्या होता है? कैश भी एसेट होता है, और 2,20,000, तो यहाँ सिंपल एंट्री बनेगी कैश डेबिट 2,20,000, और कैपिटल किसका? कैपिटल हुमा का। तो हुमास कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। हुमास कैपिटल 2,20,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एंट्री भी आपकी बन जाएगी, एंड यू कैन राइट द नरेशन एज सेम एज you write it on the previous entry. It was further decided that all partners should contribute equally. Being equal partners, Alia Shaila invested further sufficient cash to give them interest equal to that of Huma. देखो, अब ये बात हुई कि all partners should contribute equally. ठीक है। और बीन इक्वल पार्टनर्स मतलब हर पार्टनर ने इक्वली कंट्रीब्यूट करना है। तो ज़ाहिर बात है अब हर पार्टनर ने इक्वली कंट्रीब्यूट करना है। शैला और हुमा ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करा हुआ, तो आलिया एंड शैला इन्वेस्टेड फर्दर सफिशिएंट कैश इंक्लूड करा है टू गिव देम इंटरेस्ट इक्वल टू दैट ऑफ हुमा। अब ज़रा ये एंट्रीज़ बनाने के बाद आपको याद आया कि सर मैंने सवाल पूरा नहीं पढ़ा था। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पर सबसे पहली बात, जब भी आप पेपर करने बैठे ना तो पहले आप पूरा सवाल पढ़। ठीक है। जैसे मैंने अभी गलती करी ना कि मैंने सवाल पूरा पढ़ने से पहले एंट्रीज़ बना ली, क्योंकि मुझे पता नहीं था सवाल में आगे ये रिक्वायरमेंट हो। लेकिन आपकी सबसे मेन गलती यही होती है कि आप पेपर में सवाल पढ़े बगैर सवाल को कर देते हो। अब मैंने ये एंट्रीज़ बना ली। अब देखो इस सवाल में ही ये 2 एंट्रीज़ मैंने गलत बनाई है। अगर ये 2 एंट्रीज़ मैंने गलत बनाई है तो मुझे क्या मार्क्स मिलेंगे? अगर फॉर एग्जांपल 10 मार्क का सवाल है तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 मार्क मिल जाएंगे। तो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर मी। तो अगर मैं अच्छे से इस सवाल को कर सकता हूँ तो इसीलिए बेटर ये है कि पहले आप इस सवाल को पढ़ लो, गौर से पढ़ लो। तो अब क्या वो बोल रहे हैं? अब वो कह रहा है कि आलिया और शैला ने इन्वेस्ट करा फर्दर सफिशिएंट कैश टू गिव देम इंटरेस्ट इक्वल टू दैट ऑफ हुमा। तो हुमा ने कितने टोटल इन्वेस्ट करे थे? 2,20,000, इसने 180 और इसने 2 लाख। तो अब क्या करेंगे? तीनों को 2,20,000 पे पहुंचाएंगे ताकि तीनों का इंटरेस्ट जो है ना वो इक्वल हो जाए। तो आप अगला क्या इन्वेस्ट करेगा? 20,000 कैश इन्वेस्ट करेगी। कौन? आलिया। तो उसकी आलिया का कैपिटल कहाँ पहुँच जाएगा? 220 पे पहुँच जाएगा। तो आलिया की इन्वेस्टमेंट मैच कर गई हुमा से। ठीक है।
ये एंट्री कहीं कंप्लीट हो गई। दूसरा ये क्या है, शैला का कैपिटल 180 पर है और शैला को अगर बढ़ाना है तो शैला को कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 220 पे पहुंचने के लिए उसको 40,000 और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो कैश 40,000 का लिख के वो एक और एंट्री बनाएगी और यहाँ पर लिखेगी शैला का कैपिटल, ठीक है, शैलास कैपिटल, और उसको क्रेडिट कर देगी कहाँ पर, 2,20,000। सॉरी थोड़ी सी राइटिंग ख़राब हो रही है बिकॉज पेन सही नहीं चल रहा है। तो ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास एक नेसेसरी एंट्रीज़ बन गई। आपने क्या करा, सवाल पढ़ने के बाद अगर एंट्रीज़ बनाई तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सही, ये यहाँ पर हमारा कौन सा टॉपिक, फॉर्मेशन का टॉपिक एंड होता है। ठीक है, फॉर्मेशन के टॉपिक्स में और क्वेश्चन चीज़ें हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्वेश्चन अहमद को भेज देना, ताकि अहमद जो है वो मुझे फॉरवर्ड कर दें और फिर उस चीज़ को देख लें। सही, अच्छा, दूसरा हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें पता है हमारा तीसरा टॉपिक यही चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। वो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। उस पर कुछ मेथड्स है, वो आप देख लेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा सवाल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आसान सा है। ठीक है, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऊपर पढ़ते हुए आ रहे थे हम। ठीक है, कि हर पार्टनर के बीच में जब 2 या 3 पार्टनर्स होंगे तो आपके हर पार्टनर के बीच में जो भी पार्टनरशिप प्रॉफिट अर्न करेगी, जो भी पार्टनरशिप प्रॉफिट अर्न करेगी या लॉस अर्न करेगी, वो इक्वली या तो किसी ना किसी चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होगा ही होगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, व्हेन द पार्टनरशिप अर्न्स प्रॉफिट एंड लॉस इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू सम मेथड्स। सबसे पहला मेथड आता है बिगनिंग कैपिटल रेशो। ठीक है, बिगनिंग कैपिटल रेशो का मतलब क्या है कि आपको कैपिटल का मतलब पता चल गया फॉर्मेशन में। कैपिटल का मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट। जो आपके पार्टनर्स स्टार्टिंग में कैपिटल लेके आए, फॉर एग्जांपल हमारे ऊपर वाले पार्टनर्स 2,180 और 220 लेके आए थे। अब फॉर एग्जांपल एक पार्टनर 20,000 रुपये लेके आया है, ठीक है, एक पार्टनर 30,000 रुपये लेके आया और एक पार्टनर कितने लेके आया, 40,000 रुपये लेके आया। तो अब ये तीनों पार्टनर्स अलग अलग अमाउंट लेके आए। तो जो भी आपका स्टार्टिंग में आपका पार्टनर जो भी स्टार्टिंग में कैश लेके आ रहा है, ठीक है, उसी कैश या जो भी कैपिटल लेके आ रहा है, उसी कैपिटल के हिसाब से आपके जो है वो रेशोज़ बनेंगे। ठीक है, आपके रेशोज़ बनेंगे और ये रेशो किस तरीके से बनेगा, 2:3:4 का। तो आपका रेशो क्या बन जाएगा, 2:3:4। रेशोज़ बनते कैसे हैं सर, ये 20,000 है ना, इसके सारे ज़ीरोज़, इनके सारे ज़ीरोज़, इनके सारे ज़ीरोज़, तो क्या रेशो रह गया 2:3:4। क्या 2, 3, 4 एक टेबल में आते नहीं आते, तो 2:3:4 इज़ द रेशो, फाइनल रेशो। ठीक है, फिर आप बात करो दूसरा, आपके पास क्या बात आती है, दूसरी आती है एंडिंग कैपिटल रेशो, दूसरा मेथड। ये पहला मेथड था आपके पास, ये दूसरा मेथड आया एंडिंग कैपिटल रेशो। तो एंडिंग कैपिटल रेशो किस तरीके से डिसाइड होता है, एंडिंग कैपिटल रेशो डिसाइड किया जाता है 30,000 रेशो 60,000। फॉर एग्जांपल एंडिंग कैपिटल रेशो का मतलब क्या है कि आपका कैपिटल एट द एंड क्या बच रहा है। ठीक है, आपका कैपिटल एट द एंड क्या बच रहा है वो डिटरमाइन करता है या वो हेल्प करता है आपको एंडिंग कैपिटल रेशो डिटरमाइन करने में। तो फॉर एग्जांपल 369, अब अगर मैं 369 लिखूँ तो 369 एक टेबल में आता है, जी सर आता है। तो इसको आप कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 3 9। आपका रेशो क्या बनेगा, 1:2:3 का रेशो बन जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपके पास एवरेज कैपिटल रेशो, तीसरा मेथड, एवरेज कैपिटल रेशो। एवरेज कैपिटल रेशो का मतलब क्या है कि आपका जो भी ओपनिंग कैपिटल है और जो भी एंडिंग कैपिटल है, उन दोनों को प्लस करोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपके पास एवरेज कैपिटल रेशो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ओपनिंग 20 था, एंडिंग 30 था, दोनों में लाके 50 हुआ, डिवाइड बाय 2 करा 25। फॉर एग्जांपल ओपनिंग आपके पास 30 था, 60 था, 90, 45 आ गया। ठीक है, 40 90 था, 130 को डिवाइड बाय 2 करा 65 आ गया। तो ये क्या हो गया, आपके ये रेशोज़ हो गए। अब आप 25, 45 और 65 को रेशोज़ में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले तो ज़ीरोज़ को ज़ीरो से कैंसिल कर दो और 25, 45, 5 5 25, 5 9 45, 5 13 5 नॉट। तो 5 9:13 का आपके पास क्या बन जाएगा, रेशो बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है एवरेज कैपिटल रेशो। मतलब अगर आपसे सवाल में रेशो डिटरमाइन करने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सर इसके अलावा कोई मेथड होता है, जी बिल्कुल होता है, दैट इज़ एग्रीड रेशो। एग्रीड रेशो मतलब जो भी आपका पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है 1:1:2 का रेशो, तो यही रेशो चलेगा। ठीक है, और फिर पांचवा और लास्ट मेथड आता है जब आपका
पार्टनरशिप साइलेंट हो, मतलब आपके बारे में कोई भी नहीं बताया हुआ हो, तो इक्वली आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब 1:1:1 का आपके पास कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये चीज़। अच्छा, ये हो गया आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।